भारत का भविष्य उसके गांवों में बसता है। महात्मा गांधी के इसी विचार के साथ आज हम एक ऐसे नए कानून पर बहुत गहराई से चर्चा करने वाले हैं जो ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने का दावा करता है। हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम 2025 जी। या जिसे संक्षेप में वी ग्राम जी एक्ट कहा जा रहा है। जी। ये विषय हाल ही में द हिंदू में प्रकाशित एक विस्तृत लेख के बाद से चर्चा के केंद्र में है। बिल्कुल। और जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये समझना बेहद जरूरी है। आज हम सिर्फ यह नहीं देखेंगे कि कानून क्या है, बल्कि इसके पीछे की सोच, इसके पक्ष में दिए जा रहे तर्कों और हाँ, इस पर उठ रही आपत्तियों को भी परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। सही बात है। तो चलिए इस पर गहराई से उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये नया कानून वाकई ग्रामीण रोजगार गारंटी की परिभाषा बदल रहा है या ये पुरानी योजना का ही एक नया संस्करण है। तो सबसे पहले आइए मूल बात से शुरू करते हैं। ये विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBGRMG अधिनियम आखिर है क्या? MG नरेगा से ये कितना अलग है और इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या है? देखिए, जो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात नजर आती है वो है वैधानिक रोजगार गारंटी का 100 दिनों से बढ़कर 125 दिन हो जाना। अच्छा, 25 दिन और? हाँ, लेकिन अगर हम ये सोचें कि ये सिर्फ 25 दिन बढ़ाने का मामला है तो हम इसकी गहराई को नहीं समझ पाएंगे। इस कानून का असली उद्देश्य सिर्फ काम के दिन बढ़ाना नहीं, बल्कि काम करने के पूरे तरीके और सोच को बदलना है। अच्छा, तरीके और सोच को बदलना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है 3 मुख्य स्तंभों पर ध्यान देना: सशक्तिकरण, अभिसरण और संतृप्ति। अभिसरण, कन्वर्जेंस। हाँ, अभिसरण यानी कन्वर्जेंस का सीधा मतलब है जुड़ाव। सोचिए, एक गांव में इस कानून के तहत सड़क बन रही है, तो क्यों ना साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत नालियां भी बना दी जाएं और जल जीवन मिशन के तहत पानी की पाइपलाइन भी डाल दी जाए। अच्छा, मतलब एक ही साथ सब कुछ? बिल्कुल, एक ही बार की खुदाई में 3 काम हो जाएंगे। योजनाओं को अलग अलग देखने के बजाय उन्हें जोड़ के देखना, यही अभिसरण है। समझ गया, मतलब एक तीर से कई निशाने। और संतृप्ति, सैचुरेशन बेस्ड डिलीवरी, ये क्या है? संतृप्ति या सैचुरेशन का मतलब है हर योग्य व्यक्ति तक पहुंचना, कोई भी छूटे नहीं। हाँ, यानी अगर गांव में 100 परिवार योजना के हकदार हैं तो ये सुनिश्चित करना कि 100 के 100 परिवारों को इसका लाभ मिले। अक्सर योजनाएं अच्छी होती हैं पर पहुंच नहीं पाती। ये उस कमी को दूर करने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर इसका लक्ष्य एक आत्मनिर्भर और किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम ग्रामीण भारत बनाना है। तो इसका मतलब यह है कि सरकार अब गरीबी को सिर्फ एक समस्या की तरह नहीं देख रही, बिल्कुल, जिसे पैसे देकर अर्पित समय के लिए टाला जा सके। सोच ये है कि उसी पैसे से गांव में ऐसा कुछ बनाया जाए, जैसे तालाब या सड़क, जिससे गांव की कमाई लंबे समय तक बढ़े। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यानी मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखाने वाली बात को और बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है। हाँ, और यहीं पर इस कानून के दिल में छुपी एक बड़ी वैचारिक बहस सामने आती है, कल्याण बनाम विकास की। वेलफेयर वर्सेस डेवलपमेंट। जी, लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि कई आलोचक मानते हैं कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं से पीछे हटकर विकास पर ज्यादा ध्यान दे रही है। लेकिन इस कानून के समर्थक कहते हैं कि ये सोच ही गलत है। कैसे? आमतौर पर तो इन दोनों को अलग अलग ही देखा जाता है। इस कानून के पीछे की सोच ये है कि कल्याण और विकास एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा, बढ़ी हुई आजीविका गारंटी पर आधारित कल्याण यानी लोगों की जेब में सीधा पैसा पहुंचना, और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के निर्माण पर आधारित विकास यानी गांव में स्थायी संपत्ति बनाना, ये दोनों एक दूसरे को मजबूत करते हैं। मतलब सिर्फ गड्ढा खोद कर पैसे देना शायद सिर्फ कल्याण हो। हाँ, लेकिन ऐसा तालाब खोदना जिससे गांव में सिंचाई हो और मछली पालन हो सके, वो कल्याण के साथ साथ विकास भी है। बिल्कुल सही। ये कानून दोनों को एक साथ करने की बात कर रहा है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, एकदम परफेक्ट प्लान। लेकिन जाहिर है हर कोई इस बात से सहमत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस पर कुछ गंभीर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा डर और पहली आलोचना तो यही है कि कहीं इस नए बदलाव में रोजगार का जो कानूनी हक था वही कमजोर न पड़ जाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेख के अनुसार ये दावा गलत है। ये कानून रोजगार गारंटी के वैधानिक और न्यायोचित चरित्र को यानी उसके लीगल एंड जस्टिफाइबल कैरेक्टर को न सिर्फ बनाए रखता है बल्कि मजबूत करता है। कैसे? पहली बात, एंटाइटलमेंट
कुछ 100 से 125 दिन तक बढ़ा दिया गया है। दूसरी और शायद ज्यादा अहम बात यह है कि उन प्रक्रियात्मक धाराओं को हटा दिया गया है जो पहले बेरोजगारी भत्ते को व्यावहारिक रूप से निष्प्रभावी कर देती थीं। एक मिनट, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। प्रक्रियात्मक धाराओं को हटाना, इसका जमीन पर क्या असर होगा? इसका मतलब है कि पहले के कानून में कुछ ऐसे पेचीदा नियम कायदे थे, इतनी कागजी कार्रवाई थी कि अगर किसी को काम नहीं मिलता था तो उसे बेरोजगारी भत्ता मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता था। अच्छा, तो हक बस किताबों में था। हाँ, एक तरह से। अब उन नियमों को हटा दिया गया है ताकि भत्ता हकीकत में मिल सके। ठीक है। साथ ही शिकायत निवारण तंत्र को भी समय सीमा में बांधकर और मजबूत किया गया है। तो तर्क ये है कि कानूनी हक कागज पर मजबूत होने से ज्यादा जरूरी है कि वो जमीन पर मिले। ठीक है, तो ये सुधार कानूनी वादे और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को पाटने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं दूसरी बड़ी आलोचना पर, जो विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर है। जी। डर ये जताया जा रहा है कि अब योजना ऊपर से नीचे की ओर, मतलब टॉप डाउन हो जाएगी और ग्राम पंचायतों की शक्ति कम हो जाएगी। ये भी एक बहुत आम गलतफहमी पर आधारित है। काम की मांग अभी भी श्रमिकों से ही आएगी, ये मूल सिद्धांत नहीं बदला है। तो फिर बदलाव क्या है? बदलाव सोच में है। पहले सिस्टम रिएक्टिव था, मतलब संकट आने के बाद या मांग आने के बाद काम ढूंढा जाता था। अब सिस्टम को प्रोएक्टिव बनाया जा रहा है। प्रोएक्टिव यानी पहले से तैयार? हाँ, यानी भागीदारी आधारित ग्राम स्तरीय योजना बनाकर काम को पहले से ही तैयार रखा जाएगा। लेकिन एक मिनट, क्या इसमें एक खतरा नहीं है? अगर योजना पहले से ही बनाकर तैयार रखनी है तो क्या ये संभव नहीं कि अधिकारी अपनी मर्जी के काम तैयार रखें और जब मजदूर काम मांगे तो उन्हें वही करने को कहा जाए, भले ही मजदूरों को उसकी जरूरत ना हो? क्या इससे मांग का सिद्धांत कागजी नहीं हो जाएगा? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही डर आलोचक भी जता रहे हैं। लेकिन कानून के प्रावधानों को देखें तो इसका जवाब मिलता है। कानून कहता है कि ये योजना पार्टिसिपेटरी ग्राम लेवल प्लानिंग होगी, यानी इसमें गांव के लोगों की भागीदारी होगी। अच्छा। ग्राम पंचायतें अभी भी योजना और कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक प्राधिकरण हैं और सबसे जरूरी, ग्राम सभाओं के पास स्थानीय योजनाओं को मंजूरी देने की शक्ति बनी हुई है। तो अधिकारी अपनी मर्जी नहीं चला सकते? नहीं। तो फिर केंद्रीकरण वाली बात कहाँ से आई? यहाँ केंद्रीकरण का मतलब निर्णय लेने की शक्ति को छीनना नहीं है, बल्कि कोहियरेंस यानी सुसंगतता लाना है। सुसंगतता? ताकि ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जो काम हो रहा है उसमें एक तालमेल हो, एक समन्वय हो। ऐसा न हो कि एक विभाग सड़क बनाए और दूसरा उसे अगले ही महीने पाइपलाइन डालने के लिए खोद दे। समझ गया। तो फैसले लेने की शक्ति स्थानीय ही है, बस उसे एक बड़े फ्रेमवर्क से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल। और अब तीसरा और सबसे अहम मुद्दा, पैसा, वित्तीय पहलू। हाँ। क्या केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है और राज्यों पर बोझ डाल रही है? स्रोत में दिए गए आंकड़े इसके ठीक विपरीत कहानी कहते हैं। केंद्र का कुल योगदान 86,000 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 95,000 करोड़ हो रहा है। बढ़ रहा है? हाँ। और जहां तक राज्यों के साथ हिस्सेदारी की बात है तो अधिकांश राज्यों के लिए 60-40 और उत्तर पूर्वी व हिमालयी राज्यों के लिए 90-10 का फंडिंग मॉडल अपनाया गया है। तो ये कोई नई चीज नहीं है। ज्यादातर केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं इसी मॉडल पर चलती हैं। जी हाँ। इसे जिम्मेदारी से भागना कहना शायद सही नहीं होगा, बल्कि एक स्थापित साझेदारी का तरीका है। बिल्कुल। ये वित्तीय वापसी का संकेत नहीं, बल्कि साझा जिम्मेदारी को मजबूत करने का एक कदम है, जैसा कि संघवाद की भावना में होना चाहिए। इन सब बदलावों को सही से समझने के लिए मुझे लगता है कि हमें थोड़ा इतिहास में झांकना होगा। बहुत जरूरी है। MGNREGA अपने आप में एक क्रांतिकारी कानून था, लेकिन जमीन पर उसकी हकीकत क्या थी? लेख में यूपीए सरकार के समय इसके कार्यान्वयन पर कुछ बहुत गंभीर सवाल उठाए गए हैं। हाँ, और ये संदर्भ समझना खासकर मुख्य परीक्षा के उत्तर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत में 2013 की CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का जिक्र है। उस रिपोर्ट के आंकड़े वाकई चौंकाने वाले थे। जैसे कि? कुछ उदाहरण दे सकती हैं? रिपोर्ट में पाया गया कि देश भर में 4.5 लाख से अधिक जॉब कार्ड या तो फर्जी थे या उनमें गंभीर गड़बड़ियां थीं। 4.5 लाख, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा। और सोचिए इसका असर क्या होता है। इसका मतलब है कि असली जरूरतमंद लोगों तक पैसा पहुंच ही नहीं रहा था
और सरकारी खजाने में सेंध लग रही थी। और सिर्फ फर्जी कार्ड ही नहीं, मजदूरी मिलने में भी समस्या थी। बहुत बड़ी समस्या थी। 23 राज्यों में मजदूरी या तो बहुत देर से दी गई या दी ही नहीं गई। अच्छा। और सबसे चिंताजनक बात ये थी कि बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे सबसे गरीब राज्यों द्वारा उन्हें आवंटित धन का केवल 20% ही उपयोग किया जा सका। 20% उपयोग। जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिन राज्यों को पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहां 80% पैसा पड़ा रह गया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उन लाखों लोगों के नकारे गए हक की कहानी है। बिल्कुल। मतलब जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहां सिस्टम सबसे ज्यादा फेल हुआ। और यही इस नए कानून के पीछे का एक बड़ा तर्क है। समर्थकों का कहना है कि सिर्फ पैसा दे देना काफी नहीं है, आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो उस पैसे को सही जगह, सही समय पर पहुंचा सके। बिल्कुल, ताकि योजनाएं पहले से तैयार हों और फंड का इस्तेमाल हो सके। लेख में एक और गंभीर बात का जिक्र है। 2009 में मजदूरी को 100 रुपए पर स्थिर कर दिया गया और सालों तक उसे नहीं बढ़ाया गया, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही थी। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा नीतिगत मुद्दा था। केंद्र ने तब राज्य सरकारों पर अंधाधुंध बढ़ोतरी का आरोप लगाकर इस कदम को सही ठहराया था। ये अपने आप में एक गंभीर शासन विफलता को उजागर करता है। अगर केंद्र अपनी ही राज्य सरकारों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, तो योजना का दुरुपयोग, फर्जी जॉब कार्ड्स और वित्तीय रिसाव के प्रति संवेदनशील होना स्वाभाविक था। तो ये सारी संरचनात्मक कमजोरियां थीं। हाँ, जिन्हें दूर करना जरूरी था। तो इन सब का कुल मतलब क्या निकलता है? इस पूरे नीतिगत बदलाव से आखिर हासिल क्या करने की कोशिश की जा रही है? बड़ी तस्वीर क्या है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो यह बदलाव एक प्रतिक्रियाशील यानी रिएक्टिव कल्याणकारी सुरक्षा जाल से एक सक्रिय प्रोएक्टिव विकास उपकरण की ओर एक बड़ा कदम है। हाँ, एक सक्रिय और एकीकृत विकास उपकरण की ओर। इसका उद्देश्य सिर्फ संकट के समय लोगों को कुछ दिनों का रोजगार देना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है टिकाऊ संपत्ति बनाना और ग्रामीण उत्पादकता को स्थायी रूप से बढ़ाना। ये कल्याण और विकास को एक दूसरे से जोड़ता है, ताकि गांव सिर्फ सरकारी मदद पर निर्भर ना रहे, बल्कि खुद मजबूत बने। और इसमें राज्यों को भी कुछ लचीलापन दिया गया है ना? हाँ, और ये सहकारी संघवाद का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। राज्यों को ये अधिकार दिया गया है कि वो कृषि के बुआई और कटाई के चरम मौसम के दौरान 60 दिनों तक की अवधि के लिए काम न कराने की अधिसूचना जारी कर सकते हैं। ये एक अहम बात है। मतलब इस योजना को खेती के दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि दोस्त की तरह बनाने की कोशिश है। सही कहा। ताकि मजदूरों को खेत और योजना के काम के बीच चुनाव ना करना पड़े और खेती का काम भी प्रभावित ना हो। बिल्कुल। और इसे जिला, ब्लॉक या ग्राम पंचायत स्तर पर भी वहाँ की कृषि जलवायु परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग समय पर लागू किया जा सकता है। तो ये जमीनी हकीकत को स्वीकार करने वाला एक व्यावहारिक कदम है। जी हाँ। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार यह है, नया वीबी ग्राम जी अधिनियम गारंटी शुदा कार्य दिवसों को 100 से बढ़ाकर 125 करता है। यह कल्याण को सिर्फ एक खैरात के रूप में नहीं, बल्कि विकास के एक जरूरी हिस्से के रूप में देखता है। सही है। यह केंद्रीकरण और वित्तीय जिम्मेदारी से पीछे हटने जैसी आलोचनाओं का खंडन करता है और इसके पीछे का तर्क एमजी नारीजीगा के सालों के कार्यान्वयन के खट्टे मीठे अनुभवों से निकला है। इसे एक जरूरी सुधार के तौर पे पेश किया जा रहा है। हाँ, स्रोत सुधार के लिए एक बहुत मजबूत मामला प्रस्तुत करता है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और किसी भी कानून की असली परीक्षा तो उसके कार्यान्वयन में ही होती है। बिल्कुल। विचार करने योग्य प्रश्न ये है कि इस नए अधिनियम के अनुसार प्रतिक्रियाशील रोजगार सृजन से सक्रिय भागीदारी आधारित विकास योजना की ओर सफलतापूर्वक बढ़ने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर किन नई संस्थागत क्षमताओं और निगरानी तंत्रों की आवश्यकता होगी? क्या हमारी पंचायतें इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? ये सोचने लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में मिलेगा और जिस पर यूपीएससी मेंस में सवाल बनना लगभग तय है। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में जरूर पूछें। इस तरह की और गहरी निष्पक्ष चर्चाओं के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।